नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जो कि बहुत नजदीक आ गई है, उसके लिए आपने लगातार तैयारी की है। अब अभ्यास करने का समय है। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी के लिए पूरी टेस्ट सीरीज का एक ग्रुप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि 11 टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि सामान्य हिंदी के होंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ निर्धारित समय 3 घंटे का होता है और जो पूर्णांक है वो 150 का होता है, यानी 150। इसमें से आपको अधिकतम अर्जित करने हैं। देखिए, सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य होते हैं, नोट यही दिया हुआ है। तो अनिवार्य होने का मतलब क्या है? सभी प्रश्न आपको करने हैं। जितने भी यहाँ दिए हुए हैं उसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर गलत होगा तो आपका कुछ लगने वाला है नहीं या कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ मिल गया तो आपके फायदे ही फायदे हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं वो उसके सामने दिए हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और पत्र लेखन में, देखिए ये जरूरी बात है, पत्र लेखन में व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख तब तक मत कीजिएगा जब तक कि प्रश्न में निर्देशित न किया जाए, यानी प्रश्न में कहा न जाए। ऐसा हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल। तो पत्र लेखन में किसी भी व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कुल मिलाकर आपको नहीं करना है। वहाँ बहुत आवश्यक हो या प्रश्न में कहा हो तभी नाम लिखना है। क ख ग इस प्रकार से आप लिखकर छोड़ सकते हैं, वो भी आगे देखना है। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप जैसा पेपर का प्रारूप देखते हैं वही प्रारूप यहाँ भी है। इसमें पैराग्राफ आपको दिया जाता है जो कि अपठित गद्यांश के रूप में होता है, और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों में जो सामान्य प्रश्न होते हैं, शीर्षक बताने के लिए कहा जाता है, भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है, संक्षेपण करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा कुछ जो पंक्तियां होती हैं उनको रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकी व्याख्या करिए। इस प्रकार से बहुरंगे प्रश्न आपको मिलते हैं, और ये एक बड़ा प्रश्नों का हिस्सा होता है और बड़े अंकों का भी हिस्सा होता है, यानी यहाँ से अच्छे खासे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। और ये एकदम पहला ही प्रश्न है और दूसरा ही प्रश्न है, तो इसमें अगर आप बेहतर प्रस्तुतिकरण देते हैं, यानी शुरुआत अच्छी करते हैं, तो आपकी कॉपी एक अट्रैक्टिव तरीके से तैयार होगी, यानी आकर्षक बनेगी। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं, ये है, और नीचे इसका शीर्षक हमें बताना है, संक्षेपण करना है, और जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पर अंक इसके सामने लिखा हुआ है, यानी शीर्षक अगर आप बताएंगे और जो शीर्षक है वो एकदम सटीक होगा तो उसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। संक्षेपण के लिए 6 अंक है, 1/3 का जो आंकड़ा है उसी में आपको संक्षिप्त करना है इसे। और रेखांकित अंश यहाँ जितने भी दिए हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। तो टोटल इसमें 3 जो है रेखांकित पंक्तियां हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी है, और प्रत्येक जो रेखांकित पंक्ति है उस पर व्याख्या करने के लिए 7 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कुल मिलाकर 21 अंक इसके लिए है, और 6 और 3 मिलकर 9, यानी 30 अंक का पूरा एक अवतरण है। इसी प्रकार से दूसरा भी पैराग्राफ है, दूसरे प्रश्न के रूप में, वो नीचे है, उसमें भी 30 अंक, यानी कुल मिलाकर 60 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी अवतरण अगर आपके सामने है, यानी जो अपठित गद्यांश है उसे आप देखें तो पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ये आपका पहला कर्तव्य होता है, और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार पढ़ने से आपको हो सकता है शीर्षक मिले ही ना, या अवतरण ही आधा समझ में आए। बहुत बार अवतरण जो है वो घुमा कर दिए होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 2-4 बार, कम से कम 2 बार या 3 बार, अगर आपने अच्छा अभ्यास किया है तो 2 बार में आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा और आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी 3 बार पढ़ना पड़े। कुल मिलाकर पढ़ने के बाद जब आपको अवतरण का पूरा मूल भाव समझ में आ जाए कि इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है, तब जाकर आप शीर्षक खोजिए। शीर्षक क्या होता है, आपने जो इससे पहले गाइडेंस प्रोग्राम चलाया गया था सामान्य हिंदी का, उसमें देखा होगा। संक्षेपण और जो भावार्थ होता है उसमें शीर्षक कैसे खोजा जाता है। अवतरण को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि अवतरण कहाँ पर जाकर एकदम फोकस हो रहा है, यानी केंद्रित हो रहा है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, और वही आपका उचित शीर्षक होगा। और शीर्षक बहुत बड़ा आपको नहीं खोजना है, लेकिन कभी कभी अपवादवश या परिस्थितिवश शीर्षक लंबा भी हो सकता है, लेकिन प्रायः यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त हम शीर्षक को रखें। ये कुछ चीज़ें हैं, और अवतरण को आप पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे, यहाँ से शुरू किया गया है। उनकी ऐसी धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की जो नीतियां हैं वो प्रभावी नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन शैली के निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा था, मतलब वेद के जो मंत्र होते हैं, ऋचाएं होती हैं, उनके आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से संपूर्णित होती है या संपूरित होती है, उसी से बनती भी है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम लोगों के संकल्प, निश्चय और अभिप्राय सबको एक समान रखें, यानी वो सब कैसे हों, एक जैसे हों। सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो, और सभी लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल कार्य करें, यानी आपस में सहयोग हो और एक जैसी जो समान भावना है वो लोगों के मन और हृदय में रहे, ऐसा यहाँ कहा गया।
चरित्र निर्माण की जो दिशा नीतिकारों ने निर्धारित की थी वह आज भी अपने मूल रूप में मानव के लिए कल्याणकारी है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि चरित्र एवं नैतिक मूल्यों की अपेक्षा वाणी, बाहु और उदर इनको संयत न रख पाने के कारण यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये उपेक्षित हो जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपेक्षा नहीं है बल्कि उपेक्षा है, ठीक है। तो ये रेखांकित पंक्ति भी है, इसकी हमें व्याख्या भी करनी है। यहाँ ये कहा गया है कि चरित्र एवं नैतिक मूल्य जो होते हैं, जो कि आदर्श जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य या आवश्यक होते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है। कैसे उपेक्षा हो जाती है? वाणी के द्वारा हो सकती है, बाहु यानी कर्मों के द्वारा हो सकती है। बाहु यानी भुजाएं, तो भुजा से हम कर्म करते हैं। और जो उदर है ये भूख जगाता है और भूख भी मनुष्य को विवश कर देती है। तो इससे ये जो नैतिक मूल्य हैं ये पीछे हो जाते हैं यानी उपेक्षित हो जाते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण कर सकता है यानी वाणी पर, बाहु पर और उदर पर, वो अपने चरित्र को ऊंचा रखता है, उसका चरित्र उज्जवल भी होता है, उच्च भी होता है, उसके आदर्श कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं करते। ये चीज़ें जो नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जो सभ्यता है वो विकसित होती है और विकसित करने वाला कौन होता है? मनुष्य होता है। तो यहाँ आदर्श चरित्र जब मनुष्य का या मानव जाति का होगा तो उसी से इसका विकास संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है यानी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाज सभ्य होकर उन्नत होता है यानी उन्नयन की ओर बढ़ता है। चरित्र यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, चरित्र मानव समुदाय की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में मनुष्य का व्यवहार पशु के समान हो जाता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान होती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है। ये भी चरित्र का ही गुण है, ये कुछ अलग नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है जो पशुता से मानव वृत्ति को अलग करके मनुष्यता का श्रेष्ठ आवरण प्रदान करती है। यहाँ कुछ बातें कही गई हैं। और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण जो है वो आवश्यक होता है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब इसकी हमें व्याख्या करनी है। इसके बाद ये कहा गया कि सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मनुष्य केवल अपने आसपास के मनुष्यों में नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी मात्र में आत्मा के दर्शन करता है। और किसकी आत्मा? तो अपनी आत्मा यानी अंतरात्मा के दर्शन करता है। तो प्रत्येक प्राणी में एक समान आत्मा का दर्शन करने वाला यानी सबको एक रूप मानने वाला जो व्यक्ति है वही परमार्थ कर सकता है, वही जन कल्याण कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। तो ये तो पूरा हमारा पैराग्राफ है, इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद अब इसका शीर्षक खोजना है। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? यहाँ देखिए जो पूरा पैराग्राफ है ये कुल मिलाकर चरित्र निर्माण पर केंद्रित हो रहा है। हर चीज़ जो है वो अंत में आकर चरित्र पर खत्म हो रही है कि जब चरित्र अच्छा होगा यानी एक उज्जवल चरित्र मनुष्य का होगा तो वो सब कुछ करने में सफल हो सकेगा या सक्षम हो सकेगा, चाहे वो बेहतर सभ्यता का निर्माण करना हो या बेहतर जीवन शैली का निर्माण करना हो या सामाजिक अनुशासन को बनाना हो या कुछ भी और करना हो। तो यहाँ चरित्र निर्माण एक अच्छा शीर्षक हो सकता है इसका। वैसे और भी शीर्षक आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो इसके लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है? चरित्र निर्माण, ये हमने इसमें चुना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं रखना था तो यहाँ 2 शब्दों में हमने इसे समेट दिया। इसके बाद संक्षेपण करना है। 3 नंबर का ये जो प्रश्न था पहला वाला वो हल हुआ। जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें 1/3 के अनुपात में संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण के कुछ नियम कायदे होते हैं। संक्षेपण में बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि जो अवतरण की भाषा है, जैसे उसमें शब्द डाले गए हैं, जिस प्रकार का लहजा है, हमें वैसा ही इस्तेमाल करना है, एकदम सेम टू सेम कॉपी करना है या अपनी तरफ से शब्द और विचारों को उसमें जोड़ना है। देखिए संक्षेपण में अपने विचारों को ही लिखा जाता है, अपनी भाषा को लिखा जाता है। अवतरण की भाषा आपको यहाँ पर कॉपी नहीं करनी है। लेकिन संक्षेपण का मतलब क्या है? संक्षिप्त लिखना, छोटा लिखना। तो यहाँ जितना लंबा चौड़ा अवतरण है उसको आपको कम शब्दों में समेटना होता है। लेकिन समेटने का तरीका ये होता है, यहाँ इस पैराग्राफ को देखिए, समेटने का तरीका ये है कि जितनी भी अवतरण में बातें कही गई हैं वो सब आपके संक्षेपण में दिखनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो यहाँ पे मतलब होता है या ओवरऑल जो पर्पस होता है वो संक्षेपण के अंदर भी स्पष्ट होना चाहिए। मतलब संक्षेपण आप ऐसा लिखिए कि अवतरण इतना लंबा चौड़ा अगर कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ रहा है तो आपका संक्षेपण पढ़कर उसे पता चल जाए कि इस अवतरण में क्या है। ये इसका उद्देश्य होता है। तो ये जो कला है ये आपकी यहाँ तो सहायता करेगी क्योंकि यहाँ सीधे सीधे संक्षेपण करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, उसमें भी शब्द सीमा के अंदर ही आपको रहकर बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो वहाँ भी ये जो संक्षेपण की कला है ये आपकी काफ़ी मदद करने वाली है, चाहे वो निबंध लेखन हो या उत्तर लेखन हो मुख्य परीक्षा का। तो चलिए देखते हैं। संक्षेपण में एक चीज़ और है कि क्रमबद्धता का पालन करना अनिवार्य है। सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे जिस क्रम में यहाँ पर बातें कही गई है उसी क्रम में आप संक्षेपण में भी अपनी बात को रखेंगे। ये नहीं कि नीचे वाला मुद्दा आपने ऊपर डाल दिया है और ऊपर वाले को नीचे घुसेड़ दिया है, तो ये संक्षेपण जो है ये अस्त व्यस्त हो जाएगा और ये आपके नंबरों को छिन्न भिन्न कर देगा। ठीक है, तो देखिए संक्षेपण कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भारतीय धर्म नीति के जो रचनाकार हैं यानी प्रणेता है वो नैतिक मूल्यों को ही समाज के उन्नयन का आयाम मानते हैं।
वो जो है मतलब धर्म नीति के प्रणेता, वो क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों को ही समाज के उन्नयन का आयाम मानते हैं। वेदों में भी उत्कृष्ट जीवन जीने का यही रहस्य बताया गया है। जो दिशा नीतिकारों ने बनाई है वह मूल रूप में मानव हेतु कल्याणकारी है। कर्म और क्षुधा, कर्म यानी जो बाहु है और क्षुधा यानी जो उदर है, और इसके अलावा वाणी, ये मनुष्य को चरित्र और नैतिकता से विमुख कर सकते हैं। मतलब हमेशा नहीं करते हैं, मनुष्य इन्हीं के द्वारा कर्म करता है या चीज़ों को देखता समझता और अनुभव करता है, लेकिन फिर भी यह जो चीज़ें हैं, यह जो अंग है, ये मनुष्य को नैतिकता के रास्ते से और चरित्र के रास्ते से हटा सकते हैं। सभ्यता का निर्माण भी आदर्श चरित्र से ही संभव है। सामाजिक अनुशासन भी तभी संभव है जब हम उत्तम चरित्र वाले मनुष्य का निर्माण करें या उत्तम चरित्र वाले मनुष्य यहाँ पर निवास करें, जो न केवल मानव मात्र बल्कि प्रत्येक प्राणी में अपनी आत्मा अर्थात परमात्मा के दर्शन करें। देखिए, ये कहा जाता है ना कि मनुष्य की जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्राणी में अपनी आत्मा के दर्शन करने का तात्पर्य क्या है कि हर प्राणी में ईश्वर के स्वरूप को देखें, और ईश्वर के स्वरूप को अगर हम प्रत्येक प्राणी मात्र में, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, उसमें देखना शुरू कर देंगे तो हम उसका आदर करने लगेंगे, उसे अपने समान समझने लगेंगे। ये कुछ बातें हैं जिन्हें कि आप संक्षेपण में डाल सकते हैं और संक्षिप्त में इस पूरे पैराग्राफ को समेट सकते हैं। ये 6 अंकों का प्रश्न था। इसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो रेखांकित अंशों को देख लीजिए, इसमें कितने रेखांकित अंश हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा वाला है। 3 रेखांकित अंश हैं। पहले वाले को देखते हैं। जरा सा पहले रेखांकित अंश की ओर नजर डालिएगा। यहाँ कहा गया कि चरित्र एवं नैतिक मूल्यों की उपेक्षा, यहाँ अपेक्षा नहीं उपेक्षा होगा, वाणी, बाहु और उदर को संयत न रख पाने के कारण होती है, यही कहा गया है। तो इसको हमें फैलाकर, बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। व्याख्या जब आप करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको फैलाकर प्रसार करके लिखना होता है। व्याख्या संक्षिप्त नहीं होती है, यहाँ आप संक्षेपण नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको अपने दिमागी घोड़ों को खुला छोड़ देना है और उसी के आधार पर अपनी बातों को लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि चरित्र और नैतिक मूल्य जो है ये आत्म संयम से आते हैं। जब तक मनुष्य का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा, तब तक उसके अंदर न तो चरित्र का अच्छा विकास हो सकता है, न ही वो नीतियों को जान सकता है और सीख सकता है। और जब बाहु और उदर, इसके अतिरिक्त वाणी, ये निरंकुश हो जाएं तो मन इनके वशीभूत हो जाता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मन को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और मन कैसा हो जाता है, वो विलास आसक्त होकर भ्रष्ट बन जाता है। ये चीज़ें, शरीर की प्रत्येक इंद्री तथा अंगों पर कठोर नियंत्रण लगाकर ही उत्तम चरित्र की साधना संभव है। उत्तम चरित्र इतनी कोई गाजर मूली नहीं है या एकदम से बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है कि उसे आप जाएंगे और खरीद लेंगे या कहीं से उखाड़ लेंगे। ये विकसित किया जाता है और ये अभ्यास से विकसित होता है। लगातार आपको अपने आप को तपाना होता है, नियंत्रण में रखना होता है, दमन करना होता है अपनी इच्छाओं का, तब जाकर आप एक उत्तम चरित्र के स्वामी बनते हैं। ये साधना है। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर की प्रत्येक इंद्री तथा अंगों पर कठोर नियंत्रण लगाकर ही आप उत्तम चरित्र को यहाँ साध सकते हैं। नैतिकता यहाँ सहयोगी हो सकती है। देखिए, आप कठोर नियंत्रण करके संयम बरत के चरित्र की साधना कर रहे हैं तो उसमें नैतिकता आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। यह हमें अधोपतन का ग्रास होने से रोकती है, यानी पतित होने से, भ्रष्ट होने से रोकती है। जब उदर की जठराग्नि यानी जो भूख होती है, जठराग्नि मतलब क्या, जो क्षुधा जागृत होती है, वह उच्च श्रृंखल हो जाए तो वह जिह्वा को उकसाती है। मतलब जो जीभ होती है, वाणी से नहीं तात्पर्य है, यहाँ पर जो स्वाद लेने वाली रसना अर्थात जीभ है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह जीभ को उकसाती है और जीभ मनुष्य के विचारों को अनायास ही आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर मोड़ देती है और मनमाने काम करवाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर किचन में आपकी जो माता जी हैं वो कुछ बढ़िया पका रही हो और आप बैठकर कहीं दूर पढ़ रहे हो। खाने की सुगंध अगर आपकी नाक में जाएगी तो नाक में जब जाएगी तो जीभ के पहले दिमाग के मन में ये विचार आएगा, मतलब दिमाग के अंदर ये विचार आएगा कि ये वाला बढ़िया भोजन पक रहा है और ये मुझे पसंद है। तो वो जीभ को उकसाएगा और जीभ जो है वो पेट को उकसाएगी और उसके बाद आपको बहुत तेज भूख लगेगी और आप सीधा किताब कापी छोड़कर किचन में पहुंच जाएंगे खाने के लिए। इस प्रकार का होता है। अगर अभी नहीं होता है तो पहले बचपन में हुआ करता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मन को विरक्त करती हैं या भटकाती हैं। जो काम आप कर रहे हैं वहाँ से भटकाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़कर सिर्फ कर भी करिए, वो संभव नहीं है। कहा जाता है ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, तो यहाँ पर भूखे भजन नहीं हो सकता, लेकिन भोजन या जो भी चीज़ है, जो भी आपकी दैनिक आवश्यकता है, वो उतनी ही आपको लेनी है या उतना ही ग्रहण करना है जितना कि आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उससे अतिरिक्त नहीं। मतलब जितना भोजन आप कर सकते हैं, जितनी आपकी भूख है उतना ही खाएं तब तो ठीक है। लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी खुराक से ज़्यादा खा लेते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि या तो पाचन खराब हो जाता है या आलस आता है। तो आप बैठकर देर तक पढ़ नहीं सकते या कोई भी जो मन लगाने वाला मतलब मनस्वी वाला काम है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को नियंत्रित करना आवश्यक है और जो इनको नियंत्रित कर सकता है वो अपने चरित्र और नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रख सकता है। ये चीज़ है। इसके बाद जो अगला इसमें रेखांकित अंश है उसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है।
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सभ्यताओं का निर्माता मनुष्य है, मनुष्य ही सभ्यताओं को बनाता है और बिगाड़ता भी है। यहाँ दोनों चीजें, जैसा मनुष्य होगा वैसी ही मानव जाति होगी। और जब इन्हीं मानवों का झुंड यानी जो मानव जाति है ये एक संस्कृति का सृजन करेगी तो इनके मन की जो वास्तविक चीजें हैं या मन के जो विचार हैं वो यहाँ पर प्रतिबिंबित होंगे यानी दिखेंगे इस सभ्यता में, इस संस्कृति में। अब चरित्र की यहाँ क्या भूमिका हो सकती है? मतलब यहाँ तो हम सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो चरित्र यहाँ कहाँ से आ गया? देखिए, चरित्र जैसा होगा सभ्यता का कद और जीवन काल उसी तरीके से बनेगा। चरित्र अगर ऊंचा होगा तो सभ्यता का कद भी बहुत ऊंचा होगा और जीवन काल बहुत दीर्घजीवी मतलब लंबा होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर चरित्र भ्रष्ट होगा तो सभ्यता अल्पकालिक होगी यानी स्थायी नहीं होगी। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो भ्रष्ट पतित चरित्र है उसकी नींव पर बनी हुई सभ्यता शीघ्र ही काल कवलित हो जाती है यानी काल का ग्रास बन जाती है और क्षणिक रूप में विकास भी होता है लेकिन स्थिर नहीं रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्ट चरित्र वाले हैं वो जब किसी सभ्यता या किसी समाज का निर्माण करते हैं तो वो फलता फूलता नहीं है, बल्कि वो और तेजी से फलता फूलता है। जो सीधे रास्ते पर चलने वाले या अच्छे चरित्र वाले लोग हैं उनकी तुलना में इनकी प्रोग्रेस यानी इनकी जो तरक्की है वो तेज रफ्तार में होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है। कुछ समय तक बहुत ऊपर उठेंगे और उसके बाद एकदम से ध्वस्त हो जाएंगे, वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं कि उच्च आदर्शों से निर्मित जो चरित्र की नींव पर खड़ी हुई सभ्यता की इमारत है वो दृढ़, गगनचुंबी और शाश्वत होती है। इस प्रकार से बढ़िया वाले जो शब्द हैं उनको चुन चुन कर आप यहाँ पे ढाल सकते हैं, अपने विचारों में लिखिएगा। ये तो एक सलाह थी। इसके बाद नीचे देखिए जो अगली रेखांकित पंक्ति है, तीसरी वाली, इसमें कहा गया है कि सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए चरित्र आवश्यक होता है, मतलब चरित्र निर्माण आवश्यक होता है, ऐसा यहाँ कहा गया। तो देखिए, उज्ज्वल चरित्र जो होता है यानी अच्छा चरित्र, बढ़िया वाला, उससे प्रत्येक सत्कर्म जुड़ा हुआ होता है। आप अच्छे काम करेंगे तभी तो आपके चरित्र की पहचान होगी। तो प्रत्येक सत्कर्म जुड़ा होता है और यह जगजाहिर है कि सन्मार्ग और सत्कर्म ही वह रक्षक हैं या वह प्रहरी हैं जो कि अनुशासन की रक्षा करते हैं। देखिए, पीछे हमने देखा, अभी अवतरण को ध्यान से पढ़ा है आपने, तो उसमें हमने देखा कि चरित्र का निर्माण या अच्छे चरित्र को बनाना ये अनुशासन से ही संभव हो पाता है। तो अनुशासन कैसे बनेगा? उसके लिए हमें सन्मार्ग पर चलना होगा और सत्कर्म करने होंगे, क्योंकि यही दोनों रक्षक होते हैं अनुशासन के। फिर चाहे वो सामाजिक अनुशासन हो या आत्मिक अनुशासन हो, यानी समाज को अनुशासित करना हो या खुद को करना हो, दोनों में ये चीज़ काम देती है। समाज का सांचा मनुष्य ही तैयार करता है और मनुष्य का चरित्र ही उसे दिशा देता है। अनुशासन की प्रत्यंचा में तान कर उसे चैतन्य और कर्मठ बनाया जा सकता है। मतलब समाज का जो ढांचा मनुष्य ने तैयार किया है उसको अनुशासन की जो कसौटी है उस पर कसना पड़ता है, प्रत्यंचा में तानना पड़ता है, तब जाकर वो चैतन्य होता है और कर्मठ बनता है। और चैतन्यता और कर्मठता ये अच्छा जीवन जीने का सबसे पहला मूल मंत्र है। सक्रियता आपके अंदर नहीं है तो आप मरे हुए के समान है, वही चीज़। लेकिन अनुशासन कोई वस्तु नहीं है जो कि क्रय करके एकत्र कर ली जाए। आप बाजार में जाएं और झोला भर खरीद कर ले आएं, ऐसा नहीं है। यह तो नियमित साधना से आएगी और साधना वही कर सकता है जो साधक हो। साधक बनने का भी यहाँ पे अपना तरीका है। साधक बनने की प्रथम शर्त ये होती है कि जो चरित्र है आपका वो उज्जवल हो, श्रेष्ठ हो, उसमें कहीं भी कोई दाग ना हो, क्योंकि अगर धब्बा हुआ तो वो साधना में फिर अंधेरा ला देगा और अंधेरा होगा तो फिर जो बुरे विचार हैं और जो बुरी आदतें हैं वो आपको चारों ओर से घेर लेंगी। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर आवश्यक है फैलाने के लिए। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ थोड़ा पैराग्राफ छोटा है और इसमें आपको क्या करना है, पहले तो भावार्थ इसका लिखना है और उसके बाद शीर्षक बताना है और उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि जीवन प्रासाद शब्द का क्या अर्थ होता है वो बताइए। और एक प्रश्न और नीचे है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। तो गनीमत यह है कि इसमें 2 ही रेखांकित अंश है। देखिए, जब ज़्यादा बड़े बड़े रेखांकित अंश आ जाए, कहने का मतलब यह है कि बड़े का मतलब यहाँ आकार से नहीं, नंबर से। यहाँ नंबर देखिए कितना रखा गया है। प्रत्येक रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर 18 नंबर। तो इसका मतलब यह है कि आपको व्याख्या का आकार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अंक इसीलिए दिए जाते हैं कि उनका जो आकार है या उनकी जो मात्रा है उसको देखकर आप अपने प्रश्न का आकार तय कर सकें, जब शब्द सीमा नहीं दी है तब। ठीक है, तो यहाँ पहले अवतरण को देखिए। यहाँ आशावाद और निराशावाद के बारे में बताया गया है। तो कहा गया कि मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए होते हैं या 2 जरिए होते हैं। एक आशावादी दृष्टिकोण होता है, दूसरा निराशावादी होता है। और इसे सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी जो है या नकारात्मक दृष्टि रखने वाले ये हमेशा दुख के सागर में डूबे रहते हैं। ये आपने देखा। और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ही ज्ञान का नाश होता है और जीवन में विकृति पैदा होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है, यानी उसे अनुभव करता है। और वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी भी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि यह जोड़ने की प्रक्रिया है।
मन का आनंद कब आएगा? जब आप जोड़ेंगे चीज़ों को, न कि उन्हें तोड़ेंगे। किसी परंपरा का विरोध करने से महान प्रतिभाएं ऊपर नहीं उठती हैं, विरोध में नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है और उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या आशावाद में से कौन सा चयन के योग्य है, इस बात का फैसला इसी तथ्य से हो सकता है कि निराशावाद या नकारात्मक जो विचार हैं उनकी नींव पर कभी भी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण संभव नहीं है। इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये कुछ जाना पहचाना है। तो 2019 की जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें CSAT वाले पेपर में ये पैराग्राफ दिया हुआ था और इसमें कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर वो पैराग्राफ वहीं से लिया गया है, लेकिन इसका ढांचा बदल दिया गया है। यहाँ इसका हमें भावार्थ लिखना है, शीर्षक बताना है और उसके अलावा यहाँ जीवन प्रासाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है और व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से हमने इसमें से इसे लिया है। देखिए ये पैराग्राफ अच्छा था और इसके अंदर से बहुत सी चीज़ें हमें आयोग की प्रकृति के बारे में बताती हैं। आयोग जो है वो थोड़ा सा दार्शनिक प्रवृत्ति के जो अवतरण है वो दिया करता है या आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले देता है। उसका जो क्षेत्र है वो दार्शनिकता और अध्यात्म की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है, तो इस प्रकार के अवतरणों की अपेक्षा ज़्यादा की जाती है। देखिए यहाँ कहा गया है कि मतलब मनुष्य जो है उसके देखने का अपना दृष्टिकोण है। कुछ मनुष्य जो है वो आशावादी होते हैं और कुछ निराशावादी होते हैं। जो आशावादी होते हैं वो हर जगह खुशहाली देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं, हर चीज़ में वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, बैठकर रोना नहीं रोते हैं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम ये इतना चीज़ें कर लेते, ऐसे नहीं बोलते। वो लगातार कर्म करते हैं और सफल भी रहते हैं। और जो निराशावादी होते हैं वो हमेशा खोजते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिले जिसे कि हम ब्लेम कर सकें और उसके बाद उसके मत्थे सब कुछ मढ़ के अपने निश्चिंत हो जाएं। इस प्रकार का वो दृष्टिकोण रखते हैं, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकते, यही कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या हो सकता है। देखिए मनुष्य की जो दृष्टि होती है वह विविध दृष्टिकोणों से युक्त होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कुछ मनुष्य समाज को आशावादी और उजले दृष्टिकोण से देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, और कुछ जो है वो निराशा के भंवर में इतने उलझ जाते हैं कि केवल नकारात्मक और दुख से भरे जो पक्ष हैं उन्हीं को देखते हैं। वे अपनी असफलता का श्रेय खुद नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों को दोषी ठहराने में जीवन व्यतीत कर देते हैं। सत्य यह है कि अधिक तर्क कुतर्क जो है ये बुद्धि को स्वाहा कर देता है, बुद्धि को नष्ट करने का काम करता है और निर्णय लेने की जो क्षमता है या निर्णयात्मक जो आपका कौशल है उसका मर्डर कर देता है, उसे मार डालता है। यहाँ आप देख लीजिए, निर्णय लेने की जो क्षमता है वही नष्ट हो जाती है और मनुष्य जब कोई सही तरीके का डिसीजन नहीं ले पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ये फैसला लेना था कि सिविल सेवा परीक्षा में हमें उतरना है, इसकी तैयारी करनी है और सफलता पानी है। अब इसमें आप पशोपेश में पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी मेरी कठिन परिस्थिति है, मेरी जो आर्थिक कंडीशन है वो इतनी खराब है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे। जब इस तरह की आप कमियां तलाशेंगे तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है और इससे आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको निर्णय लेने में देर लगेगी और निर्णय जब आप लेंगे भी तब भी आप पूरे दिलो दिमाग से उसमें लग नहीं पाएंगे। इसके विपरीत अगर आप आशावादी नजरिया रखते हैं कि हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत अगर हम ईश्वर का स्मरण करके करते हैं या अपने कर्म पर भरोसा रखकर करते हैं तो रास्ता खुद बनता जाएगा, इसका हमें दृढ़ विश्वास है। और ऐसा सोचकर जब आप शुरू करेंगे तो अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ऐसा होता है। आपको शुरुआत में ये लगता है कि इतना लंबा रास्ता हम कैसे तय करेंगे, लेकिन वो समझ में आने लगता है। जैसे आप यहाँ तक, जैसे बहुत सारे इसमें घुमाव हैं, टेढ़े मेढ़े मोड़ हैं, तो इस मोड़ तक जब आप पहुंचेंगे तो अगला वाला जो रास्ता है वो आपको नजर आने लगेगा। इस मोड़ तक आप पहुंचेंगे तो ये वाला रास्ता आपको दिखने लगेगा, लेकिन जब तक आप इस रूट पर हैं तो ये वाला जो रास्ता है आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में मोड़ है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में भी होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आशावादी बने रहिए, तो आप जो तूफान है और झंझावात है उनमें भी सीधा एकदम चल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वही चीज़ है, तो भावार्थ में इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये लिख दीजिए, अब चूंकि यहाँ निराशावादी के बारे में भी कहा गया है, तो निराशा के भंवर में उलझे लोग केवल नकारात्मक और दुख से भरे जो पक्ष हैं जीवन के उन्हीं को देखते हैं और वे अपनी असफलता का श्रेय स्वयं नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यही है। देखिए सकारात्मक विचार रखने वाला जो है वो भी असफल होता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा सक्सेसफुल ही होगा, उसे भी कभी कभी फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो वह अपनी असफलता को खुद ओढ़ता है, कहता है कि कहीं ना कहीं मेरा दोष रहा होगा और इसीलिए हम असफल हुए हैं, लेकिन इस असफलता को दूर करने के लिए जहां भी मेरी कमी रह गई थी उसको हम निकालेंगे, ढूंढेंगे और दूर करेंगे, ऐसा वो सोचता है और वो ऐसा कर भी लेता है और सफल हो जाता है। जो निराशावादी लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी असफलता का दोष जो है वो दूसरों पर मढ़ेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत कठिन है और जो परीक्षक हैं वो पेपर ऐसा सेट करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थी जो है वो बाजी मार ले जाते हैं और हिंदी माध्यम वाले पीछे रह जाते हैं। तो बात तो ठीक है कि अनुवाद की समस्या है या तमाम समस्याएं, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो तरीका क्या हो सकता है, आप पूरे मनोयोग से तैयारी करिए और उसके बाद सफलता प्राप्त करिए। देखिए अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हो सकता है कि आपकी मन माफिक ना मिल पाए लेकिन मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे।
तो वही बात यहाँ भी है कि आशावादी दृष्टिकोण जिन्होंने नहीं रखा, निराशावाद के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो दूसरों को ही ब्लेम करते रह जाते हैं, जिंदगी उसी में बीत जाती है। सत्य ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप तर्क कुतर्क करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बहसबाजी करते हैं कि ये सही रहता, ये सही रहता, ऐसा वाला, तो बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है और निर्णय कौशल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ ही बुद्धि खत्म होगी तो निर्णय अपने आप ही वहीं से बैठ जाएगा, और परिणाम क्या होता है कि जीवन का समूचा नाश हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो आशावादी मनुष्य होता है वो हर परिस्थिति में सुखी रहना जानता है, अपने प्रातव्य के साथ वो कोई तर्क नहीं करता है, उसे स्वीकार कर लेता है, स्वयं को संतुष्ट और प्रसन्नचित रखने की कला वह जानता है, और आत्मा का आनंद जोड़ने में आता है, तोड़ने में नहीं। मतलब आत्मिक आनंद जो है वो जोड़ने से है, तोड़ने से नहीं होता, और इस कला को वह जानता है। आत्मा का आनंद जो है उसको प्राप्त करने की कला उसे आती है, और इसीलिए वो हमेशा खुश रहता है। जगत में पनपा वही है या पनपता वही है जो आशावादी है। जो भी महान व्यक्तित्व इतिहास में अमर है वो सभी आशावाद और सकारात्मक विचारों के मूर्तिमान शिल्प हैं, ये आप जानते हैं। सकारात्मकता की बदौलत उन्होंने इतनी ख्याति या इतनी जो उपलब्धि है उसे अर्जित किया है, और उनके भी जीवन में कठिनाइयाँ रही हैं, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उस जो कठिनाइयाँ हैं उनके बीच में अवसर को देखा है, अवसर के द्वार को बंद होने से पहले उसके अंदर प्रवेश कर लिया है, ये आपने देखा। और इतने तर्कों से ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यहाँ कहा गया है ना अवतरण में कि ये स्पष्ट हो जाता है कि श्रेष्ठ कौन है, कौन चयन योग्य है। तो निसंदेह जो सकारात्मकता या आशावाद है वो चयन के योग्य है, उसी को आप चुनकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर किसी के जीवन का ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे जीवन प्रासाद का मतलब क्या है वो यहीं से स्पष्ट हो जाता है। जीवन का ढांचा, जीवन की इमारत या जीवन का भवन। तो आइए देखते हैं आगे इसमें शीर्षक क्या हो सकता है। तो शीर्षक इसका बताइए क्या हो सकता है। आशावाद या आशावादी दृष्टिकोण हो सकता है, कुछ लोग आशावाद और निराशावाद लिख सकते हैं, लेकिन अंत में इसमें केंद्रित कहाँ पर हुए हैं, आशावादी दृष्टिकोण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है, उसी को हम चुनेंगे। तो इसलिए आशावादी दृष्टिकोण या आशावाद इसका शीर्षक हो सकता है। देखिए जीवन प्रासाद से क्या मतलब है। तो जीवन प्रासाद वास्तव में कोई मूल शब्द नहीं है। पहली बात, ये जो शब्द है ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीवन अलग और प्रासाद अलग। तो जीवन का मतलब जिंदगी, जीवन का मतलब क्या होता है। जीवन को अगर आप परिभाषित करना चाहें या लिखना हो यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रत्येक जीव की समय यात्रा होती है, मतलब उतना टाइम वो पृथ्वी पर गुजारता है, वही जीवन कहलाता है। जीवन का मतलब जिंदगी, ऐसे नहीं, यहाँ आपको पर्यायवाची नहीं बताना है, उसका अर्थ बताना है। जीवन का मतलब क्या है, कोई भी मनुष्य या कोई भी जो जीव है वो जन्म लेता है और वहाँ से लेकर अपनी मृत्यु तक जितना भी लंबा सफर वो तय करता है, वही जीवन है। और प्रासाद का मतलब क्या होता है। तो प्रासाद कोई प्रसाद नहीं है, बहुत लोग इसको प्रसाद समझ लेंगे, ये भगवान जी का प्रसाद नहीं है या राम प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है, यहाँ आ की मात्रा है। तो प्रासाद का मतलब होता है बिल्डिंग यानी इमारत या भवन, और आमतौर पे ये उन इमारतों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बहुत बड़ी या भव्य होती है। पहले के समय में राजप्रासाद हुआ करते थे, यानी राजमहल हुआ करते थे, तो वो बड़े ही भव्य और बड़े आकार के होते थे। तो वैसे ही यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो भव्य भवन से है। तो जीवन रूपी जो भव्य भवन है उससे ये तात्पर्य है। जीवन की जो यात्रा है उसको एक ढांचे में हम ढालकर एक भवन का स्वरूप दें, यानी उसे एक इमारत के तौर पर खड़ा करें, तो वही जीवन प्रासाद है। और इसकी जो नींव है वो सकारात्मकता पर रखी जाए तो बेहतर है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद रेखांकित अंशों की अगर आपको व्याख्या करने के लिए आ जाए तो इसमें 2 रेखांकित अंश हैं, आप देख रहे हैं, और 9 नंबर की व्याख्या है। इसकी 9 नंबर की व्याख्या है और इसकी 9 नंबर की व्याख्या है। तो इसको आप कैसे करिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए पहली वाली व्याख्या में कहा गया है कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है। तो तर्क और कुतर्क जो यहाँ पे मनुष्य करता है, यानी किसी भी चीज़ को करने से पहले या किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसमें 20 तरह के तर्क करता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, या ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, इस प्रकार से कहता है। तो वो सब केवल तभी किया जाता है जब मनुष्य किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता और दुविधा से ग्रस्त होकर भ्रमित हो जाता है। वास्तव में जब विचार सकारात्मक नहीं होते हैं तो प्रायः संदेह बना रहता है कि अगर इस रास्ते पर चले तो सफलता मिलेगी या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है भी या नहीं। ऐसा जो विचार है वो लोगों के दिमाग में बना रहता है, और यह विचार स्पष्टता आत्मविश्वास की कमी का परिचय देता है। और यही जो तर्क वितर्क है या संशय है, ये जब लंबे समय तक खिंच जाता है, ये इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो जब समय चला जाता है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता, तो यहाँ जब मनुष्य पछताने लगता है तब उसको समझ में आता है कि उस समय हमें एक्शन लेना चाहिए था, लगातार बहस नहीं करनी चाहिए थी। और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार प्रगति के मार्ग का कंटक होता है और यह बुद्धि को नष्ट करके असफलता को निमंत्रण देता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि निराशावाद या नकारात्मक जो विचार हैं ये कभी भी किसी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं कर सकते, मतलब इनकी नींव पर कोई भी जीवन का जो महल है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं,
निराशावाद या जो नकारात्मकता है वो कभी भी सफलता नहीं दे सकती और मनुष्य को कर्म करने के समय या अवसर सामने होने पर भ्रमित करते हैं और परिणाम जब असफलता के रूप में प्रकट होता है तो असफलता निराशा को जन्म देती है। मतलब जैसे आपने कोई काम शुरू किया और उसमें आप पशोपेश में पड़े हुए हैं कि ये करें वो करें, ये वाला सिलेबस पढ़ें, ये वाली बुक पढ़ें और उसको छोड़ दें, ऐसा विचार आपके दिमाग में चल रहा है और अंत में क्या हुआ, इतना जब घालमेल मचा हुआ है तो आप क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। और जैसे ही आप असफल होंगे आपका अपने ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, अच्छों का विश्वास हिल जाता है। तो इसी प्रकार से होगा और असफलता से निराशा पैदा होगी। निराशा जो है वो कुंठा को जन्म देगी और कुंठा से फिर अवसाद जन्मेगा। अवसाद का मतलब मनोविकार, और यह मन को रोगी बना देगा। और आप जानते हैं कि एक अस्वस्थ मन जो होता है वो कभी भी किसी जीवन के भवन को ठोस आधार नहीं दे सकता। यहाँ पे जो जीवन का भवन है यानी जीवन रूपी प्रासाद है वो जब बनेगा, और ऐसे ही आपकी मानसिकता अभी कमज़ोर वाली है, एकदम बीमार मानसिकता है जो कि असफलता के परिणाम स्वरूप हुई है, तो ये भवन भी बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आपने बनवा दी और उसके जो पिलर्स हैं वो एकदम खोखले हैं, ये जरा सा ठेस पहुंचने पर ढह जाएंगे और पिलर नीचे गिरेंगे तो पूरा जो इमारत है वो भरा कर नीचे आ जाएगी। वही हाल होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जीवन में जो जरा सी कठिनाई या दुरूह स्थिति है वो पैदा होते ही नकारात्मकता की नींव पर खड़ा हुआ जो जीवन प्रासाद है या जीवन भवन है वो ध्वंसावशेष में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो ये पूरा सेगमेंट था। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ कहा गया है कि सरकारी गजट को परिभाषित कीजिए और सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु एक अधिसूचना का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये 10 अंकों का प्रश्न है और इसी तीसरे प्रश्न में जो खंड ख है इसमें उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से एक सरकारी पत्र का नमूना मतलब जारी किया गया है। ये उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली एक सरकारी पत्र का आपको नमूना पेश करना है जो कि मुख्य सचिव यूपी यानी उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है। और इसमें शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं उनको शिविर लगाकर कौशल विकास के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है और इसको करने का यहाँ पे आदेश या निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हैं, 10-10 अंकों के हैं। तो आइए देखें इस पर पत्र कैसे लिखा जा सकता है या अधिसूचना और गजट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ सरकारी गजट यानी भारत का जो राजपत्र होता है वो कैसा होता है ये बताने का प्रयास किया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा। भारत के जो राजपत्र होते हैं वो 5 भागों में बटे होते हैं, मतलब इसके 5 हिस्से होते हैं। जो दूसरा इसका हिस्सा होता है, पहला नहीं बल्कि दूसरा भाग जो होता है वो भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली से प्रकाशित होता है और शेष भाग जो है वो भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद से प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशन किसका कहाँ से होता है ये बताया जा रहा है। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं और चौथे और 5वें भाग में क्रमशः जो गैर सरकारी व्यक्ति या निकाय हैं उनके विज्ञापन होते हैं या जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो यहाँ पर पेश किए जाते हैं। कभी कभी आवश्यकता जब पड़ती है यानी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़े कि आपको कोई अधिसूचना या कोई सूचना जारी करनी है और गजट में प्रकाशित करना उसको अनिवार्य है, लेकिन गजट के प्रकाशित होने की तारीख वो नहीं है, आगे अगले महीने में या कुछ समय बाद वो प्रकाशित होगा और तब तक वो सूचना बेकार हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो इसके लिए आनन फानन में यहाँ पे एक असाधारण अंक पब्लिश किया जाता है और उसी के बारे में कहा जा रहा है। कभी कभी आवश्यकता होने पर राजपत्र का जो असाधारण अंक है वो भी प्रकाशित किया जाता है और जब कोई सूचना इतनी तात्कालिक हो कि उसे किसी अगले साधारण अंक में प्रकाशित करने तक रोकना संभव न हो तो इसके लिए असाधारण अंक प्रकाशित करके उसमें इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है, मतलब भारत का राजपत्र जो है उसके बारे में इतना अगर आप लिखते हैं पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए अधिसूचना अगर आपके सिलेबस में है और उसका प्रकाशन सरकारी गजट में होता है तो यहाँ राजपत्र से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, इसलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो भारत का राजपत्र आपने परिभाषा दे दी। इसके बाद देख लीजिए अधिसूचना कैसे लिखी जाएगी। मतलब यहाँ पे एक आपको गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना का नमूना देना था, तो यहाँ शक्तियों का प्रत्यायोजन इससे संबंधित ये नमूना है। शुरुआत यहाँ से होती है। अधिसूचना का जो प्रारूप है उसे आप देख रहे हैं। भारत का गजट ये असाधारण भाग है। असाधारण भाग जैसे कि आपने नीचे देखा कि जो मूल अंक होता है उसमें प्रकाशन से पहले इसको प्रकाशित करना अनिवार्य है, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से असाधारण अंक प्रकाशित किया गया है। तो उसका जो भाग 2 है, खंड 3 है, उसमें प्रकाशनार्थ इसको लाया गया है। तो ये ऊपर ब्रैकेट में आप लिखेंगे। इसके बाद भारत सरकार या जो भी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है तो उसका हो गया। फिलहाल भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इस प्रकार से एक क्रम से आप ऊपर शीर्ष पर इसे लिखेंगे और जो स्थान और दिनांक है वो दाहिनी ओर यहाँ कोने में रहेगा और ये जो अधिसूचना हेडिंग है ये यहाँ पर बीच में लिखी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट होने की वजह से कोने लिख दिया गया है। अधिसूचना शब्द जो है वो यहाँ बीच में आप लिखेंगे और उसके नीचे बिना किसी संबोधन के, बिना किसी ऊपरी लेख के इसे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो बात है, जो भी चीज़ है उसको आपको ढालना है।
सामान्य सेवा नियम 801E, यहाँ पे कुछ कायदे नियम दिए हुए हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 1997 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं। हम नामतः यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर वो सभी नियम दिए हुए हैं। ये सब लिखने के बाद, ये तो मेन बॉडी हो गई अधिसूचना की, इसे आप लिखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक आवेदन के साथ 4,000 रुपये का, माफ कीजिएगा 40,000 रुपये का जो शुल्क है वो संलग्न होना चाहिए। और सरकारी संस्थाओं में इस नियम के अधीन जो शुल्क है उसमें भुगतान में छूट दी जाएगी। जितने भी प्रावधान हैं उसको आपको क्रमबद्ध तरीके से इसमें डालने हैं, और जहां आवश्यकता हो वहां अनुच्छेद भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर ये बाध्यता नहीं होती अधिसूचना में कि आप नंबर 1 नहीं डालेंगे, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ अगर आप नीचे नामतः के बाद लिखना शुरू करते हैं तो नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेन पार्ट है। और ऊपर का आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुछ भी इधर नहीं लिखना है, आपको सब कुछ ऊपर लिखना है, मतलब सरकार, मंत्रालय, विभाग वगैरह। और जो स्थान और दिनांक है वो दाहिनी ओर इधर किनारे रहेगा। उसके बाद यहाँ अधिसूचना डालकर नीचे अपनी बात डायरेक्ट कहनी शुरू करेंगे। ये कुछ बातें हैं। जब नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो जारी करने वाला व्यक्ति है उसका हस्ताक्षर होता है, तो संयुक्त सचिव के द्वारा ये जारी किया गया है। उनके नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है और करना भी नहीं है जब तक कि प्रश्न में न कहा जाए, ये चीज़ है। और यहाँ पे फाइल संख्या, जो अधिसूचना की फाइल संख्या है उसको बाईं ओर, यहाँ जब बात आपकी खत्म हो जाए तो बाईं ओर यहाँ पर लिख दीजिएगा, बहुत नीचे नहीं, सटा कर ही लिखना है। तो ये लंबी चौड़ी फाइल संख्या है, ये काल्पनिक तरीके से आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किसको भेजा जा रहा है, जो अधिसूचना है ये किसको प्रकाशनार्थ या जानकारी के लिए भेजी जा रही है, तो यहाँ कहा गया है सेवा में प्रबंधक भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली, मतलब इनको ये भेजी जा रही है ताकि ये वहाँ प्रेस के माध्यम से प्रकाशित हो सके। और प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजनी है उसका आप चाहे तो नाम उल्लेख कर सकते हैं, नहीं तो रिक्त भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए जो जगह है वो खाली है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे फिर आज्ञा से जो दिया जाता है, तो च अवर सचिव, ऊपर आपने देखा तो ये सचिव का उल्लेख तो था, लेकिन ये कौन से थे, ये संयुक्त सचिव थे। अभी नीचे अवर सचिव का हस्ताक्षर है, ये भी भारत सरकार के हैं। तो इस प्रकार से अधिसूचना का पूरा प्रारूप होता है, जिसमें कि आपको ढांचे में ढालना होता है। ये असाधारण अंक हो या साधारण हो, दोनों में वही बात होती है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। इसके बाद जो अगला हमारा पत्र है उसमें सरकारी पत्र के तौर पे हमें लिखना था, यहाँ राजपत्र आप देख रहे हैं। सरकारी पत्र किस पर लिखना था, ये उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से जारी था मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, ये हाथ से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको प्रारूप देखना है। देखिए ये तीसरे का ख था, यहाँ पत्रांक ऊपर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ प्रेषक का नाम, जो भेजने वाला है उसका डाटा देना होगा, ये बाईं तरफ का हिस्सा है। जिस मंत्रालय की ओर से दिया जा रहा है, भारत सरकार है, नई दिल्ली है, उनका यहाँ पे उल्लेख करना है। और जिनको भेजा जा रहा है उनको सेवा में आपको नीचे लिखना है, यही बाईं ओर। इतना काम करने के बाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ये सब प्रश्न में दिया हुआ था, वही चीजें यहाँ लिखनी थी। दिनांक और स्थान वगैरह आपको यहाँ पे डालने, इधर दाहिनी ओर किनारे। उसके बाद लिखना है विषय, जो पत्र का विषय है। सरकारी पत्र में विषय लिखा जाता है और अर्ध सरकारी में नहीं लिखा जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो विषय क्या है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं में शिविर के माध्यम से कौशल विकास हेतु जागरूकता पैदा करना, ये विषय है। इतना आपने लिखा। उसके बाद यहाँ महोदय से आप संबोधन शुरू करेंगे और महोदय के बाद अपनी जितनी भी मुख्य बात है उसको लिख देंगे कि इस मंत्रालय के पत्र संख्या 18/82 ख दिनांक 26/12/2020, थोड़ा पीछे वाला दिनांक डालेंगे किसी पुराने पत्र का अगर आप उल्लेख कर रहे हैं, तो ये 26 दिसंबर 2020 का है। कि संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में अकुशल शिक्षित युवाओं की संख्या को संज्ञान में लिया जाए तथा शिविर आयोजित कर उन्हें कौशल विकास में भागीदार बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार से आप अपनी बात को संक्षेप में और पूर्ण रूप से लिखेंगे। संक्षिप्त करना यहाँ भी आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा अनावश्यक अनर्गल प्रलाप नहीं करना होता है, ये चीज़ें हैं। और इसमें व्यक्तिगत जो भावनाएं होती है, व्यक्तिगत बातचीत होती है, उसका भी कोई स्थान नहीं होता है। बहुत ही जो सदीनपी कार्यालय की भाषा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भेजने वाले व्यक्ति का यहाँ पे जो हस्ताक्षर और उल्लेख है वो दिया जाएगा, भवदीय सचिव उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। और प्रतिलिपि किसको भेजी जा रही है, तो जिन लोगों को प्रतिलिपि भेजनी है उनका नाम उल्लेख यहाँ बाईं ओर करेंगे। ये आपका सरकारी पत्र का प्रारूप हो जाएगा। यहाँ प्रारूप नहीं बनाना था बल्कि एक सरकारी पत्र आपको लिखना था, जो कि आपने लिखा। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ देखिए चौथे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों और प्रत्ययों से एक एक शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ पर कुछ उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब समझ लीजिए। उपसर्ग जो है वो शुरुआत में लगेगा और प्रत्यय जो है वो पीछे लगेगा। प्रीफिक्स और सफिक्स आप जानते हैं, उसी हिसाब से 10 अंकों का ये है। तो यहाँ पर वाला से लेकर मान तक ये जो है ये अंत में लगने वाले हैं, यानी ये प्रत्यय है। और यहाँ पे अपि से लेकर ये निर तक जो है ये प्रत्यय है, माफ कीजिएगा उपसर्ग है, ये शुरुआत में लगेगा। तो पहले जो प्रत्यय है उन्हें देख लेते हैं। प्रत्यय में अगर आप देखें तो वाला से बन जाएगा रखवाला, वैसे ही तव्य से बन जाएगा, तव्य आप यहाँ देख रहे हैं, इससे बन जाएगा प्रातव्य। आधा क और त यानी कक्त है जो उससे बन जाएगा यहाँ पर अभिव्यक्त।
इसी प्रकार से अनीय जो है इससे अविश्वसनीय, और मान से शक्तिमान, वीरवान, धैर्यमान, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। धैर्यवान नहीं बल्कि धैर्यमान, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। यहाँ एक एक शब्द ही बनाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि ये जो शब्द यहाँ दिए हुए हैं ये प्रत्यय हैं, तो ये पीछे लगेंगे। अभी उपसर्ग को देखते हैं, तो अपि से शुरू होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, अपि से आप अपितु बना सकते हैं। अधि से अगर आप बनाना चाहें तो अधिकार बना सकते हैं। अनु से बनाना चाहें तो अनुरक्त बना सकते हैं, अनुगामी बना सकते हैं। अप से बनाना चाहें तो अपमान बना सकते हैं, अपवाद बना सकते हैं। निर से बनाना चाहें तो निरर्थक बना सकते हैं, निरंकुश बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कि इससे बन सकते हैं। बस ये आगे और पीछे वाला जो ध्यान देने की बात है उसको रखिएगा। इसके बाद विलोम देख लीजिए। तो विलोम यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनसे आपको 10 नंबर मिलने वाला है। इसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो आपको सही करना है इसे, और इसके लिए रट्टा मारना होगा। विलोम बहुत सारे देखकर उन्हें याद करना होगा। यहाँ देखिए जो विलोम शब्द पूछा गया है, आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, ईड़ा जो है इसका निंदा हो जाएगा, उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, कोप का कृपा हो जाएगा, कुलदीप का कुलंगार हो जाएगा, चंचु मतलब होता है चंचल, तो इसका हो जाएगा स्थिर या धीर। इसके बाद तितिक्षा मतलब होता है सहिष्णुता, सहने की शक्ति, तो इसका असहिष्णुता या वितिक्षा हो जाएगा। इसके बाद पारितोष का दंड हो जाएगा, और प्रकृत का हो जाएगा विकृत। इस प्रकार से ये विलोम जो है यहाँ पर सज जाएंगे। इसके बाद आपको वाक्यों को शुद्ध करना है। ये 5 अंकों का है, तो यहाँ 5 वाक्य भी हैं, एक एक अंक का प्रत्येक वाक्य है। इसमें कहा गया है कि इस समय आपकी आयु जो है वो 40 वर्ष की है, ऐसा कहा गया है। तो इसे आप कैसे शुद्ध करेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, या इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ऐसे आप लिखेंगे। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ अनेकों नाम हैं ऐसे लिखने से अच्छा है कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये शब्द अच्छा है। मतलब यहाँ बहुवचन आप अनेकों लगाकर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अनेक नाम है ये सही होगा। इसी प्रकार से सुनील को खट्टी दही पसंद नहीं है, तो दही जो है वो पुल्लिंग होता है यानी लड़का होता है, तो इसलिए खट्टा दही पसंद नहीं है, यहाँ पर खट्टा हो जाएगा। रात का नाश्ता अच्छा था, रात को नाश्ता नहीं किया जाता, रात को तो भोजन किया जाता है, तो रात का भोजन अच्छा था। मैं मेरी किताब से पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी किताब से पढ़ रहा हूँ, ये सही है इसका। इस प्रकार से इन वाक्यों को आप शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद वर्तनी शोधन आपको करना है। तो वर्तनी शोधन अगर आप करें तो यहाँ पर देखिए विलाप, गुणी, निष्पापी, अनिर्वचनीय और अंतरतलेय है। तो यहाँ पर विलाप में से जो यहाँ ब लिखा है इसको आप व कर लीजिए, विलाप हो जाएगा। गुणी नहीं होता है बल्कि गुणी होता है, तो यहाँ गुणवान या गुणी हो जाएगा। निष्पापी जो है ये इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, निष्पाप लिखा जाएगा। अनिर्वचनीय में यहाँ पे उड़ंतुरा होगा, और यहाँ पे अंतरतलेय दिया है तो ये अंतरतलेय हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है महान हो जिसका आशय, तो महान हो जिसका आशय यानी महाशय। हाथों में चक्र धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो चक्रपाणी होता है। पाणी मतलब हाथ और चक्र मतलब चक्र आप हथियार के तौर पे देख सकते हैं। जो छाती के बल चलता हो यानी रेंगता हो वो उरग होगा यानी सर्प होगा। इसके बाद जो किसी नियम को न माने वो उच्च श्रृंखल होता है। जो बाएं हाथ से शस्त्र चलाने में निपुण हो वो सव्य सांची होता है। सव्य सांची का मतलब क्या? सव्य मतलब होता है बायां हाथ और सांची मतलब सधा हुआ, तो बाएं हाथ से सधा हुआ यानी लेफ्टी। तो सव्य सांची ये अर्जुन का पर्यायवाची है जो कि बाएं हाथ से भी हथियार चलाने में पारंगत थे। इसके बाद मुहावरों को देख लीजिए। तो मुहावरे में अगर आप देखें तो यहाँ पहला मुहावरा है हींग लगी न फिटकरी रंग आया चोखा, और ये तीन नहीं बल्कि 30 नंबर का है, मतलब 3 × 10 आप इसे लिख सकते हैं। प्रत्येक मुहावरा 3 नंबर का है। इसमें आपको अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो हींग लगी न फिटकरी रंग आया चोखा यानी साधारण मेहनत से अच्छा काम हो जाना, बढ़िया काम निकल जाना। तो कुछ चयनित युवा जो है वो केवल 5 माह में ही यूपीएससी की तैयारी करके चयन सूची में स्थान पाने का दावा करते हैं। अब इसी को कहा जाता है कि हींग लगी न फिटकरी और रंग आया चोखा, जिसमें लोग 5-5 साल अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं, उसको इन्होंने 5 महीने में तैयार कर लिया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके बाद आँख का काजल चुराना यानी बहुत सफाई से चोरी करना। आँख में से काजल चुरा लिए, आपको पता भी नहीं लगा। तो इसका आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं? राजू जेब कतरा जो है वो कब आपकी आंखों का काजल चुरा देगा आप जान भी नहीं सकेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद तू रानी मैं रानी कौन भरे मटके में पानी, यहाँ अपने आप को सभी ऊंचा समझ रहे हैं तो काम कौन करेगा, ये इसका मतलब है। तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं कि सेठ जी की जो 2 बहुएं हैं वो भोजन पकाने में आनाकानी करने लगी, आपस में ही बहस होने लगी। तो सेठ जी ने माथा पकड़ लिया कि अब यहाँ पर शुरू हो गया है तू रानी मैं रानी कौन भरे मटके में पानी, तो अब काम कैसे होगा। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए सुअर को सिंदूर और गिरगिट को माला। तो आपने एक मुहावरा प्रसिद्ध वाला पढ़ा होगा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये उसी का समानार्थी है। मतलब यहाँ पे अयोग्य को श्रेष्ठ वस्तुएं मिल जाना या योग्य वस्तुएं मिल जाना, यही इसका तात्पर्य है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेहता साहब का बेटा जो है वो अव्वल दर्जे का आवारा था, लेकिन घूस देकर मेहता साहब ने उसे डॉक्टर बना दिया। तो
तो सुअर को सिंदूर और गिरगिट को माला क्या कभी जंचे हैं? जो डॉक्टरी के पेशे में ये जंचेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर सार्थक आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप करेंगे। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना। तो दाल में नमक क्या जरा तेज हुआ, सास ने अपनी बहू की गलती को तिल का ताड़ बना दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बखिया उधेड़ने का मतलब होता है मामले की तह तक पहुंचना। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कंपनी है FBI, वो बखिया उधेड़कर जुर्म को ढूंढ लेने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या भारतीय एजेंसी का भी उल्लेख कर सकते हैं। कोढ़ में खाज यानी संकट पर संकट आना। इसका मतलब ये होता है कोढ़ तो पहले से ही था, उसमें खुजली भी हो गई। तो सड़क पे पहले से ही गड्ढे थे और अब बरसात ने कोढ़ में खाज का काम कर दिया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मंडन मिश्र का तोता होना यानी रट्टू तोता, वही रट्टू तोता वाली ही बात यहाँ पे है, रटंत विद्या वाला। तो सिविल सेवा परीक्षा में मंडन मिश्र के तोतों के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये आप लिख सकते हैं। बढ़िया, एकदम सार्थक वाला है। इसके बाद तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये एक पूरा दोहा है, उसी से एक टुकड़ा लिया गया है। इसका मतलब होता है अटल हट, यानी ऐसा वैसा नहीं, बहुत दृढ़ हट जो कि टलने वाला ना हो। तो राव हमीर का हट क्या कोई सामान्य हट था? ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि राव हमीर का हट क्या कोई सामान्य हट था? अरे इसीलिए तो कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फरे एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इस प्रकार से आप पूरे दोहे को इसमें शामिल कर सकते हैं। ये है। और मक्खी मारना यानी खाली बैठना, खलीहर जिसको कहा जाता है, कोई काम ना होना। तो सारे दिन मक्खी मारने से तो अच्छा है किसी घर में नौकर का ही काम कर लो, कुछ आमदनी तो हो जाएगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका पेपर था। पेपर का यही प्रारूप आपको परीक्षा में मिलेगा और प्रश्न भी इसी वैरायटी के होंगे। यही प्रश्न होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए। आज आपने पहला टेस्ट देखा है, अभी 10 और जो टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।